देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की। यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और निचले इलाकों में नदी का पानी घुसने लगा है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की। यहाँ भी गंगा और यमुना नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। तीसरी तस्वीर औरैया की। यहाँ बाढ़ का पानी एक मंदिर में घुस गया। चौथी तस्वीर गोंडा की है। यहाँ घाघरा नदी में एक स्कूल ने देखते देखते जल समाधि ले ली। और पांचवी तस्वीर झांसी की। बेतवा नदी पर बने बांध माता टीला से पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ से हालात बन गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। चिंता की बात तो यह है कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और हर घंटे ये 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। यही वजह है कि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया और कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। घाट किनारे मंदिरों की स्थिति को समझने के लिए इस तस्वीर को भी देख लीजिए आप कि यहाँ पर ये देखिए सारे मंदिर डूब गए हैं और मंदिरों पर अब ऊपर शिखर पर नाव बंधी हुई है। एक तस्वीर से आप और काशी में गंगा के रौद्र रूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दशाश्वमेध घाट के सबसे ऊंचे मंदिर की है, जो पूरी तरीके से गंगा में डूब गया है। और यहाँ पर नाव खड़ी हैं। यहाँ पर ऊपर बैठकर लोग आरती देखते थे, यानी कि अब ना ऊपर बैठने की जगह बची है, ना नीचे घाट और सीढ़ियाँ बची हैं। हालात अभी फिलहाल अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अब गंगा ने अपना खतरे का निशान पार कर लिया है। इसको लेकर जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर जल पुलिस लगातार 24 घंटे गंगा के जल पर निगाह बनाए हुए है। जिस तरीके से बढ़ोतरी है, घाट किनारे कोई भी गंगा के पास ना आए, इसको लेकर लगातार अलर्ट किया जा रहा है जल पुलिस की ओर से। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जल पुलिस के जवान हैं, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। लगातार गंगा में आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं? यस सर, लगातार तो जल बढ़ रहा है, जल बढ़ रहा है। तो जवान तैनात हैं लोगों की हिफाजत के लिए और गंगा फिलहाल खतरे के निशान के ऊपर काशी में बह रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इस वक्त 2 सहयोगी साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से इस वक्त मौजूद हैं। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र का जल्दी से रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आप वाराणसी में मौजूद हैं, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। गंगा ने जलस्तर का जो खतरे का निशान है वो पार कर लिया है। और अब देखिए, कहते हैं कि जब गंगा रौद्र रूप में आती है तो इमारत वालों को गंगा नहीं आना पड़ता है, गंगा खुद इमारतों तक पहुंच जाती है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सड़क भी है जहां पर गाड़ियों से आप जाया करते थे, लेकिन अब इमारतें गंगा में डूब गई हैं और सड़क पर गंगा स्नान हो रहा है और छतों पर पंडित पुरोहितों की चौकियां लगी हैं। तो अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, मैं आपको लहरों की जुबानी समझाता हूँ कि अभी गंगा की जो रौद्रूप की कहानी है। ये देखिए लहरें, ये लगातार प्रयागराज की ओर से, मिर्ज़ापुर की ओर से आ रही हैं। और इन लहरों को इसलिए ये तेज है क्योंकि यहाँ गंगा में मध्य प्रदेश से आने वाली यमुना, बेतवा, केन का पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आप लहरों की आप देखिए कि कोलाहल अभी भी जारी है। एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाएं कि सामने विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट दशाश्वमेध घाट है, जहां पर आप गंगा आरती देखते थे। मणिकर्णिका घाट जहां पर अंतिम संस्कार माना जाता है, मोक्ष के लिए पूरी दुनिया में सबसे विख्यात है। तो मणिकर्णिका घाट पूरा डूब गया है और ये देखिए पूरी एक शिखर आपको जो सबसे ऊपर मंदिर का है वो सिर्फ शिखर दिखाई देगा। घाट दशाश्वमेध घाट जहाँ गंगा आरती थी वो डूब गया है। अब छतों पर गंगा आरती हो रही है। तो न घाट बचे हैं, न सीढ़ियाँ बची हैं, अब सिर्फ और सिर्फ गंगा है। गंगा का सैलाब है और इस सैलाब में लगातार जो गंगा का पानी है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो अभी हमारी बात हुई है अफसरों से, तो करीब 12 सेंटीमीटर ऊपर इस समय गंगा का पानी जो है चल रहा है खतरे के निशान से। और अभी भी ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जारी है। ये एक तस्वीर दिखाएंगे दशाश्वमेध घाट का। ये प्राचीन रुद्र सरोवर तीर्थ था
जो काफ़ी ऊंचाई बना था, अब उसकी सिर्फ आपको खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। माझियों के लिए दिक्कत है कि उन्हें अपनी कश्तियां बचानी हैं, तो अब माझी अपनी कश्ती को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये पुराने दशाश्वमेध घाट का आपको हम वो टीला दिखाते हैं जहां से आप कभी बनारस आते होंगे तो आपको एक बहुत शिखर पर एक जो है घंटा दिखाई देता होगा शिव का। तो अब वो आप ये देखिए कि सिर्फ वही एक प्रतीकात्मक रूप से बचा हुआ है। सारे मठ पुजारी सब आप देखिए छतों पर हैं। और इसके अलावा एक तस्वीर ये देखिए कि जिस तरीके से जो पंडा पुरोहित हैं और जो लोगों की गृहस्थियां हैं घाट किनारे, अब वो या तो कश्ती में आ गई हैं या फिर छतों में चली गई हैं। तो किस तरीके की कश्ती में लोगों ने अपना परिवार अब जो है बसा लिया है, उसकी भी एक तस्वीर देखिए। ये सामने पुराने दशाश्वमेध घाट से सटा हुआ इलाका है जहां पर अब कश्तियों में देखिए लोग अब आ रहे हैं। ये जो आप पूरा सामने मैं कैमरा पर्सन को दिखाएं कि ये जो आप हरिश्चंद, ये जो सामने आप देख रहे हैं हरिश्चंद घाट की और 80 घाट की तस्वीर है। आमतौर पर अगर दूर से भी ये घाट आपको दिख जाते थे तो आप पहचान लेंगे, लेकिन आज गंगा अपने रौद्र रूप में है और आप किसी घाट को उसकी किसी खास पहचान से नहीं पहचान सकते, क्योंकि हर जगह सिर्फ गंगा है, उसका सैलाब है और सिर्फ गंगा का रौद्र रूप है। एक तरीके से जो धार्मिक मान्यता है कि शिव की जटाओं से गंगा निकली है, तो अब वो गंगा वापस शिव की जटाओं में है और सारे शिवालयों में अब सारे जो शिवलिंग हैं वो अब इस वक्त गंगा के अंदर है और जितने घाट सीढ़ियां हैं उन्होंने जल समाधि ले ली है। ये हम दिखाएंगे आपको कुछ घाट किनारे के लोगों की कि वो किस तरीके से उनका निचला हिस्सा पूरा डूब गया है और कश्तियां अब घरों में पहुंच गई हैं। आप रही जरा साथ, जरा प्रयागराज का रुख भी कर लेते हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कई गांवों में मकानों में पानी भर गया, तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर जरा स्थिति दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात सर्वेश प्रयागराज में बने हुए? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों ही रौद्र रूप में है। गंगा 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है खतरे के निशान से। और इस वक्त हम बक्सी बांध पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है और ये नागवासुकी को जाने वाली सड़क थी। तमाम जो मकान हैं वो डूब गए हैं और यहाँ पर पहले ही एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएससी को बुलाया गया था। आप नाव से देख रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है और तमाम लोग जो बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है, यहाँ पर एनडीआरएफ को बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की नाव देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयार की जा रही है। अब तमाम जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर एनडीआरएफ से मदद भेजी जाएगी। यानी कि यहाँ जो विकराल रूप है गंगा और यमुना का, वो रौद्र रूप, वो तमाम घरों को अपने चपेट में ले लिया है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और इस समय एनडीआरएफ के जो कमांडर है दिनकर त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं कि अभी आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, बुलाया गया है, विशेष तौर पर क्या प्लानिंग है, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाया जाएगा? जब से यहाँ पे दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पे कॉल किया गया। वाराणसी से हमारी टीम आ गई है 2 दिन पहले ही, और लगातार हम पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और पोटेंशियल जो एवैक्यूएशन के चांसेस बन रहे हैं उनको भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे फ़ोन नंबर्स दे दिए हैं हमारी टीम के, और जिनको भी एवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है और वो उन्हें लगता है कि हमें अब यहाँ खतरे में हैं हम, तो वो बाहर निकलने के लिए हमें कॉल करते हैं और हम उस जगह पे जाते हैं। अभी भी हम यहाँ पे जो बड़ा बघाड़ा, छोटा बघाड़ा और सलोरी वाला एरिया है, इसमें जो अंदर जहाँ पे मकान बने हैं और 1 स्टोरी लगभग पानी में डूब चुके हैं, तो उन एरियाज़ में हम गली गली में जाके और अनाउंस भी करते हैं कि जिनको भी बाहर निकलना है एवैक्यूएशन के लिए हमारी टीम आई। कितने लोगों को सर अभी तक निकाला गया है? क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप लोग अंदर गए हैं, आपने देखा है? अभी लगभग 7-8 लोगों को निकाला है। कल दिन भर हम इसी एरिया में थे और प्रशासन के साथ में ही, लेकिन जिन लोगों को परेशानी अभी नहीं है वो लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन क्षेत्रों में बिजली पानी नहीं है, लोगों के पास तमाम समस्याएं हो रही हैं, खाने पीने का सामान, कैसे उसकी आपूर्ति यहाँ पर की जा रही है? क्या मदद एनडीआरएफ की ओर से हो रही है इसमें? एनडीआरएफ हमेशा तैयार है। प्रशासन जैसा निर्देश देता है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, और प्रशासन ने यहाँ पे जो बोट्स लगा रखी हैं और एनडीआरएफ की टीम से अगर किसी भी तरह का सामान डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ की अपनी भी मोटर बोट्स आई हुई हैं, जो आपके अपने इक्विपमेंट्स हैं वो आए हुए हैं, तो वो किस तरह के अत्याधुनिक हैं?
जो इस तरह की स्थिति में जब बाढ़ आई है तो वो लोगों को बेहतर मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी स्पीड बोट्स हैं और इनमें किसी भी इमरजेंसी में हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और सारी चीज़ों से हमारी जो एसेसरीज हैं वो सारी चीज़ों से सुसज्जित है और उनका हम पूरी तरह से यहाँ पे पालन कर रहे हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए यूपी के औरैया में भी भारी बारिश हुई जिसके बाद बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कई गांव तो ऐसे हैं जो बाढ़ का पानी घुसने से टापू में तब्दील हो गए। यही नहीं, बाढ़ का पानी वहां मौजूद एक मंदिर में भी घुस गया। मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी भरा नजर आया। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इसके अलावा सीएम योगी राहत और बचाव के काम के अफसरों के साथ समीक्षा भी करेंगे। वहीं यूपी के नोएडा में घाघरा नदी के बढ़े जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी यूपी के जो गोंडा इलाके की तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहां जो घाघरा नदी है वहां जलस्तर बढ़ा, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। घाघरा नदी में कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। गोंडा में घाघरा नदी के कटान की वजह से एक स्कूल ने देखते ही देखते जल समाधि ले ली। बताया जा रहा है कि अब तक स्कूल के 10 कमरे नदी में समा चुके हैं। कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए गांव के लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हो गए। जो रेंचिंग कर रहे हैं माझा साइड में, वो 9 महीना काम हुआ लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। लेकिन नदी से कोनो फर्क वहाँ पर पड़ नहीं रहा है। लगभग 80 घर हमारे यहाँ के कट चुके हैं। ये दूसरी जगह के लिए पलायन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की भी तस्वीर आपको दिखाएं। वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां जो है वो उफान पर हैं। बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए नदी पर बने माता टीला बांध के सभी गेट खोल दिए गए। बांध से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ के जवानों को राहत बचाव के काम में लगाया गया। 3 लाख क्यूसेक की पानी पिछले 2 दिन से माता टीला बांध से छोड़ा दिया गया है। तो नदी के तट पर जितने भी गांव हैं उन समस्त गांव वालों को हमारे निगरानी समितियों के माध्यम से और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से सचेत किया गया है कि नदी के किनारे कृपया ना जाए और नदी के किनारे जो भी गाँव हैं वो कंट्रोल रूम से संपर्क में रहें। और इसके संबंध में जो हमारी एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है और साथ में हमारे जो सेना विभाग की जो हेली डिवीज़न है, इन सब लोगों को अलर्ट करके हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। और अब बात राजस्थान की। राज्य के कई हिस्सों में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन इसके बाद लोग मौत से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। टोंक से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं। तस्वीरें मोती सागर बांध की हैं। बांध के ऊपर पानी नीचे गिर रहा है और लोग वहां मस्ती कर रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि वहां कई लोग बांध से गिरते पानी में मस्ती करते नजर आए। वहीं उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश की वजह से कालसी को चक्राता से जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ से मलबा आ गया। मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद पड़ गई, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस घटना की वजह से कई लोग वहां पर फंस गए। हालांकि प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया। और बड़ी खबर मंदिर पर महाभारत से जुड़ी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर घमासान मचा है। कई महीनों से मंदिर बंद रखने के विरोध में 12 ज्योतिर्लिंग में एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में बीजेपी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले मंदिर के सामने आंदोलन कर रहे हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी वहां मौजूद हैं। इन लोगों ने मंदिर के बाहर की रुद्राभिषेक किया, साथ ही मंदिर खोलने को लेकर मांग भी की। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार ने मंदिरों को बंद कर दिया। बीजेपी लगातार मंदिर बंद रखने का विरोध कर रही है। बीजेपी राज्य सरकार से मंदिर सहित दूसरे धार्मिक स्थल खोलने की मांग भी कर रही है। मैं 2 तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस समय महाराष्ट्र में मंदिर बंद है और आज से सावन का पहला सोमवार महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर खड़ा हूं। यहां तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक सामने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन मंदिर का गुंबज दिखाई पड़ रहा है और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर जहां पर मंदिर का दरवाजा बंद है उसके ठीक बाहर
यहाँ पर साधु संत और बीजेपी के तमाम सारे लोग आंदोलन करते हुए यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आज सावन के पहले सोमवार के दिन बीजेपी के तमाम सारे लोग और साधु संत मंदिर बंद होने के कारण सड़क पर ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डिमांड लोग कर रहे हैं कि मंदिर खुलना चाहिए और खास करके ऐसे समय में जब तमाम सारी चीजें खुल रही हैं तो ऐसे में मंदिर खोलना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज आंदोलन करते हुए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक बाहर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उस मंदिर के ठीक बाहर यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हुए बैठ गए हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग आज रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के परिसर के ठीक बाहर सड़क पर बैठकर ये रुद्राभिषेक हो रहा है, क्योंकि मंदिर नहीं खुलने की वजह से तमाम सारे साधु संत परेशान है। लगातार डिमांड होने के बाद भी जब सरकार ने कोविड के कारण मंदिर ना खोलने का फैसला किया, तो ऐसे में बीजेपी के लोग और साधु संत यहाँ पर मंदिर खोलने के लिए रुद्राभिषेक करते हुए सड़क पर ही आज पहले दिन बैठ गए हैं। कैमरामैन आज के साथ अभिषेक पांडे, त्र्यंबकेश्वर, न्यूज़ 18 इंडिया। एक तरफ आप देखिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जिसका दरवाजा बंद है, दूसरी तरफ आंदोलन शुरू है। लगातार यहाँ पर साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। किस तरीके का आंदोलन है और क्या डिमांड है? देखिए 1.5 साल हो गया महाराष्ट्र के सारे मंदिर ठाकरे सरकार ने बंद करके रखे हैं, इसलिए हम त्र्यंबक राज के चरणों में आए हैं। आज सावन का सोमवार है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंदिर जल्द से जल्द खोले जाए। 1.5 सालों से हिंदू धर्म पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय दूर हो। 1.5 सालों से महाराष्ट्र के सारे तीर्थों में लाखों लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। इनकी घर की चिंता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दिख नहीं रही। ये दिखाने के लिए आज चेतावनी देने का आंदोलन है। यदि 8 दिन में मंदिर नहीं खोले गए तो इससे भी बड़ा भव्य स्वरूप पूरे राज्य में दिखेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तस्वीरें, आप बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता, उसके साथ साथ साधु संत भी यहाँ पर हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए तमाम सारी महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे लोग मंदिर खोलने के लिए पहुंचे हुए। आप बताइए, मंदिर खोलने को लेकर आज आप लोग आंदोलन करें, कैसा? यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, ये जो महाराष्ट्र शासन में पूरे मंदिर बंद है, वो मंदिर खुलने के वास्ते त्र्यंबकेश्वर वासियों और सब तमाम हिंदू लोगों ने ये मंदिर खुलने की प्रतीक्षा कर रहे। आज सावन सोमवार है तो आज पूरे महाराष्ट्र के मंदिर खुलना चाहिए, यही हमारी राय है। आज सावन का पहला सोमवार है, कैसे मंदिर खोलने को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये जो है ये पूरे हिंदुस्तान का जो है तीसरा श्रावण सोमवार है और महाराष्ट्र में अमावास्यंत का माना जाता है, तो आज पहला श्रावण सोमवार है और समस्त भाविक पूरे विश्व से त्र्यंबकेश्वर में आ रहे हैं। लेकिन संचार बंदी लगा के रखिए, कोई कायदे का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के भावनाओं की कदर होनी चाहिए और कम से कम भगवान का दर्शन जिन्होंने 2 डोज लिए उनको तो छोड़ो, ऐसा करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है महाराष्ट्र सरकार से। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभिषेक, क्योंकि काफी साधु संत हैं जो बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि मंदिर खुलना चाहिए, किसी प्रकार का आश्वासन या भरोसा जल्द खुल जाएगा, ऐसा कुछ मिला अभी तक वहां बैठे लोगों को? देखिए, मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पीछे आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिखाई पड़ रहा है, जो 8 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और उसके ठीक बाहर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम सारे साधु संत यहाँ पर है, बीजेपी के धार्मिक टीम के लोग हैं और सभी लोग यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। घंट घड़ियाल और शंखनाद करते हुए पूरा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि लगातार मंदिर खोलने की मांग चल रही है और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम सारे साधु संत है और सब क्या डिमांड कर, हम इनसे पूछते हैं। आप बताइए क्या डिमांड है? सरकार के लिए कोरोना चल रहा है। देखिए 1.5 साल हो गया महाराष्ट्र के सारे मंदिर ठाकरे सरकार ने बंद कर रखे हैं। पूरे भारत वर्ष में मंदिर खुले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी सरकार महाराष्ट्र के मंदिर बंद रख रही है। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। सावन महीने का सोमवार है, भगवान त्र्यंबक के सामने त्र्यंबक राज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंदिर जल्द से जल्द खोलने की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और हिंदू धर्मियों पर
बार बार जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय दूर करें। लाखों लोगों के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है, उनको जीने का अवसर। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्व ट्रस्टी ललिता शिंदे हैं। आप बताइए कि आप मंदिर खोलने को लेकर किस तरीके से देखती हैं और क्या अभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में आंदोलन ठीक है? कोविड का तो काल चल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई तानाशाह भी ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसा काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। और मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश में जो मंदिर खुले हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं निर्णय ले रही? क्यों जैसे कि तिरुपति बालाजी में 2000 लोग छोड़ रहे हैं, उज्जैन में भी कल मैंने फोन किया था, वहाँ भी मंदिर खुले हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो भी पूरा सर्कल है मंदिर के आजू बाजू का, वो सर्कल का भी ध्यान देना चाहिए। जो भी घटक है उस पे उसका भी ध्यान देना चाहिए और मंदिर खुले होने के लिए निर्णय चाहिए। आप बताइए कि मंदिर खोलने को लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं आंदोलन कर रहे हैं आज? आंदोलन करना यही बड़ा दुर्भाग्य है कि जब अभी बताया कि भारत में कुछ प्रांतों में मंदिर खुल सकते हैं और महाराष्ट्र में नहीं है, ये भारत है कि ये अलग अलग देश है कि इन लोगों ने अपनी अपनी बपोती बना के रखी है। बिल्कुल, आप बताइए कि मंदिर खोलने को लेकर आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सही बात यह है कि अभी सब दुकानें जो है, सब व्यवहार जो है खुले हो गए, हाई स्कूल खुले हो गए, सिनेमा खुले हो गए, मॉल्स खुले हो गए, होटल्स खुले हो गए, लेकिन मंदिर जो है वो बंद किए हुए है। तो ये इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि और सरकार जो है वो जागा होना चाहिए, इसलिए आंदोलन चालू। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तस्वीरें, तमाम सारे लोग जो सुबह से ही आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड है कि जिस तरीके से अगर होटल खुले, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, मंदिर खुलना चाहिए। और खास करके जब सारी चीजें एक एक करके खोली जा रही है तो मंदिर खोलने को लेकर के जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है। और इसी के लिए यहाँ पर सुबह से ही आंदोलन चल रहा है। हालांकि बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि मंदिर परिसर में ना घुसने पाए, और उसके ठीक इस तरफ बैरिकेडिंग के बाहर इस तरीके का आंदोलन चल रहा है। और लगातार ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर सब कुछ खुल रहा है तो मंदिर भी खुलना चाहिए। और इसके लिए घंट घड़ियाल शंखनाद के जरिए यहाँ पर पहले रुद्राभिषेक किया गया, आरती की गई और अब लगातार आंदोलन चल रहा है। अभिषेक, आंदोलन ठीक है, ये पहली बार मांग नहीं है। लगातार कोरोना काल में हमने अलग अलग मंदिरों के बाहर ऐसी तस्वीरें देखी जहां श्रद्धालु संत समाज चाहते हैं कि मंदिर खुले, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम पीछे देख रहे हैं, किसी एक के चेहरे पर भी मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उनको बोलिए कि मंदिर खुल जाए, लेकिन उसके लिए ये तरीका अपनाना क्या सही है? बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे लोग हैं। ये बताइए, मंदिर खोलने की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी एक के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये सारे प्रोटोकॉल सिर्फ मंदिरों को और साधु संतों को ही क्यों नजर आ रहा है? सारे लोग यहाँ पर वैक्सीन ले चुके हैं। और जहाँ जहाँ पर ये बात आती है, आज होटल में, मॉल में, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी लोग बेपरवाही से घूम रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना नहीं है कि बेपरवाही से घूमो, लेकिन हमने जो यहाँ पे लोग आए हैं ये सारे वैक्सीन लेकर आए। बिल्कुल, वैक्सीन लेके आई हैं, लेकिन मास्क नहीं है चेहरे पर। सरकार के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी अभिषेक जी, ऐसी बात है कि अभी सब लोग तंग हो गए हैं। 1.5 साल हो गए, किसी को काम नहीं है। और अभी मुझे तो लग रहा है कि भगवान की कृपा से तो ये कोई तीसरी लाट या नहीं है, अभी तो पूरा नियम। अभिषेक, मैं रोक रही हूँ आपको। मनीषा कायंदे इस वक्त हमारे साथ शिवसेना की नेता जुड़ चुकी हैं। मनीषा कायंदे साहब, देखिए किस तरीके से ये स्थितियां हम देख रहे हैं। पहली बार नहीं है कि मंदिर के बाहर लोग जुटे हैं। आज भी मंदिर के बाहर संत पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर कि ऐसे में जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिर ही अकेले बंद क्यों किया गया, उस पर क्या विचार कर रही है आपकी सरकार? देखिए, पहले तो मुझे आप कंटिन्यूअस बात करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि मंदिर, पूरे देश भर के मंदिर, अभी जो बड़े मंदिर बंद है, सिर्फ ये महाराष्ट्र की ही बात नहीं है। और हमको WHO, ICMR, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अनेक लोगों की परमिशन इसमें जरूरी है। हम अभी तीसरी वेव की आकांक्षा है कि तीसरी वेव कभी भी आ सकती है। डेल्टा वेरिएंट के लोग बढ़ रहे हैं और ऐसे होते हुए कोई सफर करता है घर के बाहर तो रोजी रोटी के लिए करता है, अपना पेट पालने के लिए करता है। लोगों को घर से बाहर निकलना है तो अपना घर चलाने के लिए, ताकि वो कुछ मेहनत करके घर पे पैसा लाए, इसीलिए ये सब है। अब मंदिर को बंद रखना तो लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, वहां पूरे SOPs फॉलो हो
और सरकार जो है इस पर भी निर्णय लेगी। मगर ये आंदोलन करके लोगों को भड़काना, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना, ये कहाँ तक सही है, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। बीजेपी की तरफ से राम कदम इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम कदम साहब, सीधे सीधे मनीषा कायंदे ये कह रही हैं कि तीसरी लहर का खतरा है सामने और ऐसे में लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है और इशारा तो आपकी बीजेपी की तरफ ही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के सड़कों पर, जहां पे बाजार है, बाजार पर कैमरा आप दिखाएं और देश के लोगों को दिखाएं कि महाराष्ट्र के लोग कितने सामान्य तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। यह सरकार के मंत्री इतने डरपोक हैं कि पूरी तरह से महाराष्ट्र का जीवन सामान्य स्थिति से हो रहा है। क्या बीएसटी के जो बस से जो यातायात सफर करते हैं, क्या वहां पर भीड़ नहीं है? क्या बाजारों में भीड़ नहीं है? सब जगह पे है, सब कुछ सामान्य है। शराब के ठेके खोलने के लिए कोई नियम नहीं लगते। कल इनके सहयोगी विधायक ने हजारों लोगों की भीड़ अपने जन्म दिवस पर जुटाई, उसके लिए कोई नियम नहीं लगते। इनके मंत्रियों के, इनके नेताओं के अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें हजारों लोग की भीड़ है, उसमें कोई नियम नहीं लगते। केवल मात्र हम तो इतना ही कह रहे हैं कि जिन्होंने 2 टीके लिए हैं उनको रेल से सफर करने दो, नियमों के साथ मंदिर में लोगों को कम मात्रा में है, कम संख्या में है, उनको दर्शन करने दो। पर पूरी तरह से आपराधिक मामलों में लिप्त ये वसूली सरकार लोगों का सुनना नहीं चाहती। 2 वर्षों से देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं का विरोध ये सरकार में आकर के कर रहे हैं, ये नकारा नहीं जा सकता। हम नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, पर इनके नियम कहाँ आते हैं? इनके नियम केवल मात्र उस जगहों पर आते हैं जब रेल से कोई यात्री सफर कर रहे हैं, वहां पर इनके नियम आते हैं। जिन्होंने 2 टीके लिए हैं उनको अनुमति देने में कौन सा अड़ंगा है? पूरी तरह से डरपोक सरकार है ये, और इनके डर के कारण हजारों नहीं लाखों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जो मुंबई से दूर रहते हैं, बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली, वे कैसे आएंगे शहर में? क्या उनके लिए सरकार ने कुछ किया? किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। बस आज ये बंद, वो बंद, ऐसा बंद, वैसा बंद। अब लोग सीख चुके हैं कोरोना के साथ कैसा जीना। लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढाल दिया है। लोगों की चिंता कतई आप मत करें। लोगों को आपने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। आप केवल उनके ऊपर पाबंदी लगाओगे, ये मत करो, वो मत करो, तो इस प्रकार से महाराष्ट्र की भूमि पर ये नहीं चलेगा। ठीक, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बढ़ रहे आगे, टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को दिल्ली के होटल अशोका में शाम 6:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो में आज नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ी लौट रहे हैं वहां से। नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद सभी खिलाड़ी होटल पहुंचेंगे और सम्मान समारोह में भाग लेंगे। इससे पहले सम्मान समारोह दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला होने वाला था, लेकिन खबर है कि खराब मौसम की वजह से सम्मान समारोह की जगह बदलकर होटल अशोका कर दिया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू हो सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, क्या कार्यक्रम रहने वाले और संभावना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुड़ने की भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? देखिए, बिल्कुल आज शाम को 6:30 बजे नेशनल स्टेडियम जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर है दिल्ली में, उसमें ये कार्यक्रम होना था। सभी ओलंपिक जो विजेता हैं उनको आज सम्मानित किया जाना था शाही और खेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। और सूत्रों का के मुताबिक अगर मानी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी। शुक्रिया यतेंद्र। उधर उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पहुंचे और उनके परिवार को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने वंदना और उनके परिवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन कर दुनिया में भारत और राज्य का मान बढ़ाया है। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से
देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।